नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस है, ठीक है ना, 26 जुलाई 2025 की। अब इसमें जो आज अपन पढ़ेंगे ना, वो बता देता हूँ मैं। जैसे कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का संवेदनशील निर्णय, प्रदेश के राजकीय संस्थानों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत होगी, है ना। जब जैसे कि ये 20% बढ़ा दी है ना, एमएलए की, है ना। विधायक की स्कूल की मरम्मत के एमएलए लेड वार्षिक फंड 20% कितने से कर दिया है, 15 से 20% कर दिया है। एक तो ये है। इसके बाद में कुल कितना बजट दिया गया है, 375 करोड़ है, ठीक है ना। और मुख्य सचिव, ये जो समिति बनेगी इनमें कौन कौन होंगे, ठीक है ना। और जो जिला स्तर पर बनेगी उसमें कौन कौन होंगे, ठीक, तो ये है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 15 जून तक। इसके बाद में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, ये काम का है, ठीक है ना। राइजिंग राजस्थान 99% निर्यातों को, इसको पूरा को देखेंगे अपन, है ना। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसका आयोजन किया जाएगा, राइजिंग राजस्थान का आयोजन कब किया गया था, 9 से 11 दिसंबर 2024, है ना। तो उसी के ही अंतर्गत है ये राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, नाम ध्यान रखना है ना। इसके बाद में ये समझौता हुआ है, इसको पूरा को देखेंगे, है ना। क्या पता कहाँ से पूछ ले वो, ठीक है। ये डिटेल्स में है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, और बस यही है इसमें ना, ठीक है। तो यही है आज की जो सूझबूझ है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का संवेदनशील निर्णय, प्रदेश के राजकीय संस्थानों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत होगी, ठीक है। जब डांग, मगरा, मेवात, अलवर, भरतपुर, डांग, करौली, मगरा, मगरा कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एरिया आता है, राजस्थान का। क्षेत्रीय विकास योजनाओं में 20% राशि से मरम्मत कार्य करवाए जा सकेंगे, है ना। तो 15 का 20 कर दिया है, ये ध्यान रखना है, 15 का 20 कर दिया है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले के पीपलौदी ग्राम के राजकीय विद्यालय में हुई दर्द विदारक घटना को संज्ञान में लेते हुए जीर्ण शीर्ण मरम्मत योग्य राजकीय संस्थानों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत संबंधी कार्य प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए हैं। तो 15 से 20% कर दिया गया है ये, ठीक है। इसी प्रकार विधायक भी स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत किसी भी योजना से निर्मित राजकीय संस्थाओं, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए अपने वार्षिक आवंटन 20% राशि की अनुशंसा कर सकेंगे। पहले एमएलए लेड में निर्मित भवनों की मरम्मत कार्य भी इसी कोष से करवाया जा सकता था, ठीक है। ये ऊपर दे रखा है, विधायक भी स्कूलों की मरम्मत के लिए एमएलए, ठीक है ना। लेड वार्षिक फंड है, लेड वार्षिक फंड क्या होता है, लेड वार्षिक फंड से 20% राशि दे सकेंगे। पहले कितने देते थे, 15, अब कितने दे सकेंगे, 20% दे सकेंगे। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को भी 3 करोड़ रुपए मरम्मत कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र कितने दिए जा रहे हैं, 3 करोड़ दिए जा रहे हैं। कितने दिए जा रहे हैं, 3 करोड़ दिए जा रहे हैं विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को, ठीक है। जो विधानसभा है ना उसको 3 करोड़ है। फिर मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक कर जिला कलेक्टर एवं संबंधित विभागों को स्कूलों, अस्पतालों सहित सभी सरकारी इमारतों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश दिए। बस इसमें यही था ना। और ये जो कितने रुपए दिए हैं, राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में बिना भवन के और जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए 375 करोड़, दोबारा देखना, राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में बिना भवन, है ना, यानी कि भवन ही नहीं है, और जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए 375 है। ये सिर्फ विद्यालयों के लिए है, यानी कि भवन भी नहीं है और जर्जर है, उनके लिए 375 करोड़ रुपए है। 375 करोड़ रुपए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र कितने रुपए आवंटित कर सकती है, 3 करोड़ कर सकती है। 15 से बढ़ा दिया है 20% को, है ना, एमएलए फंड में। इसके बाद में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश, प्रत्येक वर्ष 15 जून से पहले मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने राजकीय स्कूलों, छात्रावासों, कॉलेजों, चिकित्सा भवनों, है ना, कौन कौन से आ रहे हैं, अगर वो पूछना चाहे तो इसमें से अंदर से पूछ सकता है, लेकिन ये जो ऊपर के जो फैक्ट हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना है ना। तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने राजकीय स्कूल है, छात्रावासों, कॉलेजों, चिकित्सा भवनों, अन्य राजकीय भवनों, सड़कों और पुलियों की सुरक्षा समीक्षा के लिए विशेष स्थायी समितियां गठित की है। ये जो समिति है ना, ये पूछेगा अपन से,
ये समितियां प्रत्येक वर्ष 15 जून से पहले असुरक्षित भवनों एवं पुलों का मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर सकेगी। यानी कि समिति बनाई है एक, ठीक है ना, समिति बनाई है जो 15 जून से पहले उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो 15 जून से मतलब यह है कि भाई जो बरसात जो शुरू होती है ना वो 15 जून के बाद में होती है, तो 15 जून से पहले आपको वो कंप्लीट करके देना है, ठीक है ना। जो अगर जर्जर है तो उनका रखरखाव किया जा सके, उसका जीर्णोद्धार किया जा सके। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने इस समितियों के गठन के संबंध में आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने शुक्रवार को पीपलौदी हादसे के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक ली थी। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए निर्देशों की अनुपालना में राज्य के भवनों की सुरक्षा, आकलन एवं विशेष मरम्मत के लिए राज्य स्तर पर स्थायी समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष ये काम का है ना। इस समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के होंगे। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के, यानी कि जो मुख्य सचिव है ना उससे नीचे होता है ये, ठीक है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त समझ के ये नहीं है कि भाई जो मुख्य सचिव है उससे ऊपर होता है पद, नहीं, उससे नीचे है जस्ट में, ठीक है। जैसे सरपंच के नीचे उप सरपंच। इस समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग होंगे। ये पद नाम ध्यान रखना है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा अथवा प्रतिनिधि संयुक्त शासन सचिव स्तर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण एवं पंचायत राज अथवा प्रतिनिधि संयुक्त शासन सचिव स्तर, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन शासन सचिव शिक्षा विभाग, शासन सचिव स्वास्थ्य शासन, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है ना पूरे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये ऊपर का जरूर ध्यान रखना है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, है ना, वो ये पूछेगा अपन से, भाई ये जो समिति बनाई है जो 15 जून से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, इस समिति के अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव जरूर देगा वो ऑप्शन में। तो इस समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग होंगे, ठीक है भाई। अध्यक्ष होने को तो सभी है इसमें। फिर सरकारी भवनों की सुरक्षा जांच, ऑडिट और मरम्मत समिति करवाएगी। इसके बाद में जिला स्तर पर स्थायी समितियां गठित होगी। स्कूल, छात्रावास, कॉलेज, राजकीय भवनों, सड़कों, पुलियों की सुरक्षा समीक्षा के लिए स्थायी समितियों का गठन। जिला स्तर पर भी स्थायी समितियां गठित होगी। जिला स्तर पर स्थायी समिति का गठन किया गया है जिसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। जब जो जिला पे है ना तो उसमें जिला कलेक्टर, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन समस्या इसमें आएगी कि बताइए जो राज्य स्तर पर जो समिति बनाई गई है उनका अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष होगा मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के होंगे। सुधांशु पंत मत कर देना, वो तो मुख्य सचिव है, ये अतिरिक्त आएंगे इसमें। इसके बाद में ये है, ठीक है। समिति में सदस्य के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण निगम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर द्वारा नामित अन्य आमंत्रित अधिकारी। तो जिला में जिला कलेक्टर है, ये नाम ध्यान रखना है। फिर यह समिति सभी विभागों के समन्वय करते हुए उपखंड स्तर पर आवश्यकतानुसार कमेटी बनाकर असुरक्षित भवनों, क्षतिग्रस्त सड़क, असुरक्षित पुलों की सुरक्षा की अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी, ठीक है ना। ये जिले पे है, वो राज्य स्तर पर है। राज्य स्तर का है, उसका कौन अध्यक्ष होगा बताइए? जो राज्य स्तर पर जो समिति बनाई गई है सरकार ने, उसका अध्यक्ष कौन होगा? उसका अध्यक्ष होगा अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। इसके बाद में ये काम का है, भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते से राजस्थान के रत्न एवं आभूषण निर्यात को नई उड़ान मिलेगी, है ना। जब इसमें से वो अंदर से पूछेगा, जब एक तो ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, किसका आयोजन किया जा रहा है? ये राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। डिटेल से देखते हैं। ये प्रधानमंत्री महोदय है, ये मुख्यमंत्री महोदय है, ठीक है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अनुसरण, समझ रहा है, ये इसका आयोजन हुआ था 9 से 11 दिसंबर 2024 में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति 2024 के अनुसरण में ये है भाई, ठीक है। राइजिंग राजस्थान
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अनुसरण में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, पार्टनरशिप ध्यान रखना है ना, 2025 का आयोजन करने जा रही है। तो राइजिंग राजस्थान है, लेकिन पार्टनरशिप देगा ना तो वो आएगा 25 में। राइजिंग राजस्थान 9 से 11 दिसंबर है। दोबारा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अनुसरण में, यानी कि इसके अंतर्गत है ये, ध्यान देना। और ये नाम पार्टनरशिप है लास्ट में ना, पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। कब आयोजन होगा? 2025 में होगा। आगामी दिसंबर में होगी, है ना। दिसंबर माह में आयोजित होने वाला यह कॉन्क्लेव भारत और यूके सहित अन्य देशों के बीच व्यापारिक समझौतों को मजबूती प्रदान करेगा और यह भी प्रदर्शित करेगा कि किस प्रकार सरकार उद्योगों, बहुपक्षीय संगठनों, स्टार्टअप के साथ सहयोग को बढ़ावा दे रही है। यह सम्मेलन पहले किए गए एमओयू की प्रगति के साथ साथ राजस्थान में उद्योगों के कारण आ रहे सामाजिक आर्थिक बदलाव को भी रेखांकित करेगा। तो ये बताइए, जो ये राइजिंग राजस्थान है, इसके तहत किसका आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन देगा वो शानदार, है ना। तो कॉन्क्लेव है, ठीक, पार्टनरशिप कॉन्क्लेव है और दिसंबर में है, आगामी दिसंबर माह में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 के अनुसरण में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, ये पूरा नाम ध्यान रखना है ना, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। वैसे ऊपर में दे रखा है इसने, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। तो राइजिंग राजस्थान तो है ही है, लेकिन ये ध्यान रखना है पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, ये तो 9 से 11 दिसंबर हो चुका है। कहाँ कब आयोजन होगा? दिसंबर में होगा। फिर इसको देख लेते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर होने के बाद एफटीए किन के बीच हुआ है? यूके और भारत। एफटीए का मतलब क्या है? मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, नाम ध्यान रखना भैया। हस्ताक्षर होने के बाद राजस्थान के रत्न एवं आभूषण उद्योग को निर्यात के क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलने की संभावना है। इस समझौते के तहत कीमती और सस्ते आभूषणों पर लगने वाले सभी टैरिफ समाप्त कर दिए गए हैं। ध्यान देना, इस समझौते के तहत कीमती और सस्ते आभूषणों पर लगने वाले सभी टैरिफ समाप्त कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर द्वारा, है ना, नरेंद्र मोदी तो ध्यान है, लेकिन यूके से कौन थे? कीर स्टारमर, यूके, है ना, यूके के का ये कीर स्टारमर है, कीर स्टारमर द्वारा लंदन में गुरुवार को हस्ताक्षर। इस समझौते के तहत भारत के 99% निर्यातों को यूके में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त हुई है। 99%, ठीक है ना, यानी कि शुल्क नहीं देना पड़ेगा अपन को। 99% है ये, कितना है? 99% शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नया बल मिलेगा। राजस्थान के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक होगा क्योंकि यहाँ के रत्न एवं आभूषण उत्पादकों को अब यूके में शून्य टैरिफ दर पर निर्यात करने की सुविधा मिलेगी। दोबारा देखिए, क्या है? राजस्थान के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि यहाँ के रत्न एवं आभूषण उत्पादकों को अब यूके में शून्य टैरिफ दर पर निर्यात करने की सुविधा मिलेगी। ठीक है। वर्तमान में भारत से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्यात पर 2 से 4% तक का सीमा शुल्क लगता है, जबकि सस्ती धातुओं के आभूषणों पर यह शुल्क 4% है। एफटीए के प्रभावी होते ये सभी शुल्क शून्य होंगे। दो बार देखिए, के निर्यात पर 2 से 4% तक का सीमा शुल्क लगता है, जबकि सस्ती धातुओं के आभूषण पर यह शुल्क 4% है। एफटीए के प्रभावित होने से सभी शुल्क शून्य हो जाएंगे। समझ रहा है ना? एफटीए किन किन के बीच हुआ है? भारत और यूके। ठीक है ना? क्या है इसमें? 99% मुक्त वो है व्यापार, ठीक है, यानी शून्य शुल्क, शून्य। इसके बाद में इस समझौते से मोती, प्रेसियस एंड सेमी प्रेसियस स्टोन, कीमती धातु एवं कृत्रिम आभूषण आदि जिन वस्तुओं पर शुल्क समाप्त किया गया है उनमें मोती, कीमती, अर्धकीमती पत्थर, कीमती धातुएं, कृत्रिम आभूषण आदि पर मौजूदा टैरिफ समाप्त किए गए हैं। अब यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन है ना, ये जो है ना ऊपर का, ये जो चीज़ें हैं जो ज़रूर आएगी, है ना। पहले लगता था कितने 2 से 4%, ये 4% है। 99% हुआ है। एफटीए किन किन के मध्य हुआ है? ठीक है। एफटीए से अपन को क्या फायदा है? यहाँ एफटीए से संबंधित कौन से कथन? शायद एफटीए का जो किया गया है, जो समझौता हुआ है, जो यूके से किसने साइन किए थे? कीर स्टारमर, यानी कि स्टार्ट हो रहा है, कीर स्टारमर है। टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र में लाभ, यूके के बाजार में जीरो ड्यूटी पहुँचे राजस्थान का वस्त्र उद्योग भी लाभान्वित होगा, क्योंकि पहले यहाँ 12% तक आयात शुल्क लगता था। समझ रहा है ना? पहले 12 लगता था। तो ये अपने ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
इस बदलाव से 4507,000 करोड़ रुपए के निर्यात की संभावनाएं बढ़ेगी। विशेष रूप से परिधान और होम टेक्सटाइल्स क्षेत्र में भारत के पड़ोसी देशों से राजस्थान बेहतर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर करे। मकरान किसके लिए? स्टोन यानी पत्थर के लिए। मकराना किशनगढ़, ठीक, अजमेर में। किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ बूंदी में है, और ये किशनगढ़ वो विशेष रूप से पत्थरों के लिए भी होगा, ठीक है। कि ये पता नहीं है ये अजमेर में ये किशनगढ़ है या फिर कहीं और हो। तो मकराना और किशनगढ़ 3 जगह है। एक तो जैसलमेर का किशनगढ़ दुर्ग है, एक किशनगढ़ जो बूंदियन वो किशनगढ़ शैली है, और जो किशनगढ़ हवाई अड्डा है वो अजमेर में है। ये किशनगढ़ किस क्षेत्र में पूछ रहा है ये पता नहीं है। मकराना पत्थर के मामले, किशनगढ़ भी पत्थर मार्बल के मामले में। विश्व प्रसिद्ध स्टोन एवं मार्बल, ये अजमेर में ही होना चाहिए, यहाँ पर उदयपुर देख लेना। मार्बल उद्योग राज्य की सीमेंट निर्माण इकाइयों एवं राजस्थानी पारंपरिक फर्नीचर और वेंडिंग निर्माण इकाइयों को भी इस एफटीए से लाभ मिलेगा। एफटीए से हस्तशिल्प के लिए संभावनाएं बढ़ेगी। राजस्थान की पारंपरिक पेंटिंग्स, पॉटरी, धातु शिल्प सहित हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए बड़ी संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। यूके के लग्जरी मार्केट और दक्षिणी एशियाई प्रवासी समुदाय की ओर से बढ़ती मांग इसमें सहायक होगी। इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल पार्ट्स, राजस्थान की इंजीनियरिंग गुड्स को भी कम टैरिफ का लाभ मिलेगा। यूके के बाजारों में बेहतर पहुंच मिलेगी। एफटीए से स्थानीय वैल्यू एडिशन नियमों के साथ ऑटो पार्ट्स के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। होंडा का टप्पूकड़ा संयंत्र इस क्षेत्र में राज्य की निर्माण क्षमता को दर्शाता है। होंडा का टप्पूकड़ा संयंत्र, ये बताइए भाई अब ये काम का है। अब वो अपने से ये पूछेगा, ये बताइए टप्पूकड़ा संयंत्र किससे संबंधित है? टप्पूकड़ा जो संयंत्र है वो किससे संबंधित है? होंडा का है। जो होंडा का वो संयंत्र है वो कहाँ है? टप्पूकड़ा में। आई बात समझ? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। जो कभी कभी ये जो करंट के हैं ये जीके में भी पूछ लेता है वो। होंडा का टप्पूकड़ा संयंत्र कहाँ है? होंडा है ना, होंडा डा से टप्पूकड़ा, होंडा का टप्पूकड़ा संयंत्र, होंडा का संयंत्र कहाँ है? टप्पूकड़ा में है। टप्पूकड़ा में जो संयंत्र है वो किसको समर्पित है? यहाँ पर किसका है? वो होंडा का है। राज्य की निर्माण क्षमता को दर्शाता है, जहां से इंजन पार्ट्स, क्रैंकशाफ्ट जैसे उत्पादों का निर्यात यूके अन्य देशों में किया जाता है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर कहा गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के व्यापारिक समझौतों में राष्ट्र हित सदैव सर्वोपरि रहता है। उन्होंने कहा कि समझौता देश की वैश्विक आर्थिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देगा। ये है भाई इसमें, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, 17 मिनट हुई है ना, दोबारा देख लीजिए। इसका मतलब है एक मिनट, ठीक है। तो ये है इसमें, तो कितना बढ़ा दिया है? 20% बढ़ा दिया है, पहले 15 था, है ना। और विधानसभा क्षेत्र में कितने दिए जा रहे हैं? 3 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। प्रदेश के राजकीय संस्थाओं, विद्यालयों और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत होगी। फिर ये 15 जून है, समझ रहा है? 15 जून है। 15 जून जो समिति बनाई है उसका जो अध्यक्ष कौन होगा? अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग होंगे, और जिला में कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा, ठीक है। ये निर्माण किए जाएंगे सभी के, क्षतिग्रस्त है, नालियाँ हैं, है ना, पुल है, ठीक है ना, उन सभी के निर्माण किया जाएगा। वो रिपोर्ट देनी होगी उनको 15 जून से पहले, साल बाई साल, ठीक है। और जिला में जिला कलेक्टर होंगे। इसके बाद में ये है, कौन सा समझौता है ये? एफटीए। एफटीए को क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता। इसमें ऐसे नहीं है कि सभी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं वो उनके बारे में कि इन पे कोई वो नहीं लगेगा। तो मुक्त व्यापार समझौता, एफटीए, एफटीए, एफटीए। अब यूके वाले बहुत काफ़ी चालाक है। वैसे तो है नहीं है कि भाई वो अपन पे कुछ शुल्क नहीं लेंगे, तो इसके एवज में ये जो अपन ने समझौता किया है ना, इसके एवज में उन्होंने भी कुछ शर्तें मांगी होगी कि भाई हम आपके जो उत्पाद हैं उन पे हम कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो आप भी हमारे उत्पादों को अपने देश में जाने दीजिए और उन पे कोई टैक्स मत लीजिए। अगर टैक्स लें तो कुछ जैसे कि हिसाब से, जैसे कि आपकी कंपनी भी यहाँ पर जो आपके जो उत्पाद करने वाले हैं उनका भी घाटा नहीं हो और यहाँ पर वो भी प्रोग्रेस कर सकें, है ना। तो इस प्रकार से नहीं है कि ये सीधा सट्टा जैसे कि अपने को ही भाई चल छूट दे दी और व्यापार करने के लिए, उनके जो कुछ उत्पाद हैं वो भी आएंगे, उनको भी हमने टैक्स फ्री किया होगा। क्योंकि जो समझौता होता है वो दोनों का ही लाभ से होता है, एक के लाभ से नहीं होता है, क्योंकि सब अपने अपने फ़ायदे को जानते हैं तभी समझौता होता है। ये बताया नहीं गया होगा इसमें ना। टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र में लाभ, है ना, तो ये हो गया, ये 12% है, ठीक। हस्तशिल्प के लिए संभावनाएं बढ़ेगी। यूके के लग्जरी मार्केट और दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय की ओर से बढ़ती मांग इसमें सहायक होगी। इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल पार्ट्स,
भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता यूके से किसने किए थे भाई इसमें साइन? ये है कीर स्टारमर है, ठीक है, कीर स्टारमर है। और ये जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, ये काम का है, इसको अच्छी तरह से ध्यान देना भाई। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 ये दिसंबर में है। पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 है ना। और कौन सा है इसमें बढ़िया? ये एफटीए ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया जीके से करंट से आ सकता है कि बताइए एफटीए क्या है, एफटीए किन किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है। यहाँ पर एफटीए से संबंधित कौन से कथन सही है? तो 99% निर्यातों को यूके में शुल्क मुक्त प्राप्त होगी, शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी, है ना, शुल्क मुक्त है, ठीक है। 2% से 4 था, अब ये हटा दिया है। इसके बाद में मकराना किशनगढ़ और ये होंडा का टप्पू कड़ा है ना, काम का है, ध्यान रखना है इसमें। एफटीए से स्थानीय वैल्यू एडिशन नियमों के साथ ऑटो पार्ट्स को निर्यात भी बढ़ावा मिलेगा। जब मकराना और किशनगढ़ विश्व प्रसिद्ध स्टोन एवं मार्बल उद्योग, राज्य की सीमेंट निर्माण इकाइयाँ, ठीक है, ये आ रहे हैं इसमें। मकराना किशनगढ़ के विश्व प्रसिद्ध स्टोन एवं मार्बल उद्योग, राज्य की सीमेंट निर्माण इकाइयों एवं राजस्थानी पारंपरिक फर्नीचर और वेल्डिंग निर्माण इकाइयों को भी एफटीए से लाभ मिलेगा। एफटीए यूके और भारत के बीच में। यूके से कौन थे? कीर स्टारमर लंदन में हुआ था ये। 99% निर्यातों को यूके में शुल्क मुक्त है, ठीक है। और राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन दिसंबर में होगा। और ये जिला कलेक्टर होगा, है ना, जिला स्तर पर स्थायी समिति गठित। और इसमें होगा कौन? ये अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के होंगे, है ना। 15 जून से पहले रिपोर्ट देनी पड़ेगी। 15 से 20% बढ़ा दी गई है, 15 से 20% बढ़ा दी गई है। इस संबंध में उन्होंने डांग, करौली, है ना, मगरा, मेवात, अलवर, भरूच क्षेत्रीय विकास योजना के तहत और बजट कितना दिया है? बजट 375 करोड़ रुपए दिए हैं विद्यालयों के लिए है ये। राज्य सरकार ने इस वर्ष बजट में विद्या भवन बिना भवन के, है ना, समझ रहा है, भवन ही नहीं है, और जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के मरम्मत के लिए 375 करोड़ दिए थे 25-26 में। पूछेगा ये संख्या 375। और ये जो है ये 3 करोड़ रुपए है विधानसभा क्षेत्र को। कितने? 3 करोड़ रुपए विधानसभा क्षेत्र। और जो विधायक की राशि है वो 15 से 20% बढ़ा दी है ना। तो ये है, इनको देखें, बार देखें, अच्छी तरह के देखें। अपना जो कॉपी रजिस्टर है उनमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको लिख लें। आई बात समझ में? क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं सोचा से ही आते हैं, राजस्थान जो करंट से संबंधित है, ठीक है। और 1 मिनट और जो खेल खिलाड़ी है वो और बता देता हूँ मैं। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये कौन है। 45 घंटे घोड़सवारी का रिकॉर्ड बनाने के करीब जयपुर की मैन्या। ये जयपुर की मैन्या, यही ध्यान रखना है, जयपुर की मैन्या किससे संबंधित है? घोड़सवारी से संबंधित है जयपुर की मैन्या घोड़सवारी, ठीक है। रॉयल इलेक्ट्रिशियन क्लब जयपुर की 16 साल की मान्या सक्तावत नाम है पूरा, घोड़सवारी में नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर है। वे 45 घंटे तक घोड़सवारी करने का रिकॉर्ड बनाने के करीब है, ठीक है। 22 जुलाई को सुबह 4:30 बजे मान्या ने घोड़सवारी शुरू की। मान्या का लक्ष्य 40 घंटे के अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पार करना है। प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर दुष्यंत सिंह मंडेता की देखरेख में यह अभियान चल रहा है ना। तो यही है, मान्या किससे संबंधित है? घोड़सवारी से है, जयपुर से है। आगे चलते हैं। और ये क्या है? इसमें है बैठक हो रही है ये, है ना। देखते हैं क्या है इसमें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा वीर परिवार सहायता योजना, नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सूर्यकांत ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। नालसा और राजस्थान सैनिक कल्याण कार्यालय के समन्वय से विधिक सेवा क्लिनिक का वर्चुअल शुभारंभ कलेक्ट्रेट जयपुर में आयोजित कार्यक्रम किया गया। रक्षा कार्यक्रमों उनके परिजनों को निःशुल्क और सक्षम कानून सेवाएं दी जाएगी। हरिओम शर्मा अत्री, ठीक है, जयपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा वीर परिवार सहायता योजना, ये ध्यान रखना है, ये योजना का नाम है, ठीक है ना। कि बताइए ये किससे संबंधित है? यहाँ पर क्या है? नालसा वीर परिवार सहायता योजना, वीर परिवार सहायता योजना 2000, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 नालसा ध्यान रखना है ना। का शुभारंभ केंद्र शासित प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर से किया गया। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सूर्यकांत ने वर्चुअल
नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं माननीय सर्वोच्च, नालसा किसे कहते हैं, यहाँ पर नालसा कौन सा डिपार्टमेंट है, तो कार्यकारी अध्यक्ष एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, श्री सूर्यकांत ने। ठीक है, वर्चुअल माध्यम से शनिवार 26 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस के दौरान नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत जयपुर में विधिक सेवा क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। यह है, एक बार नज़र से निकाल लेना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा वीर परिवार सहायता योजना, नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 है ना, एक बार निकाल लेना भाई इसको। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से किया गया। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, श्री सूर्यकांत, वर्चुअल माध्यम से, है ना। तो यह है नालसा वीर परिवार सहायता योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस के दौरान नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत जयपुर में विधिक सेवा क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। नालसा वीर परिवार सहायता योजना ये क्या है, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान एक नज़र में। ठीक, 5 से 20 जून इसको पढ़ चुके हैं, वैसे ये डेट पूछेगा वो। जल संरक्षण जन अभियान ने रचा कीर्तिमान। अभियान का प्रारंभ मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जयपुर के रामगढ़ बांध पर श्रमदान के साथ, है ना। रामगढ़ बांध कहाँ है, जयपुर में है रामगढ़ बांध। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत विभिन्न अंचलों में भागीदारी और सतत निगरानी की। 5 जून को ही केशवपाटन में चंबल माँ को चुनरी ओढ़ाई और भरतपुर की सुजान गंगा नहर पर दीपदान किया। दोबारा देखते हैं। जल संरक्षण जन अभियान ने रचा कीर्तिमान। अभियान का प्रारंभ मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गंगा दशहरा, समझ रहा है, गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जयपुर के रामगढ़ बांध पर श्रमदान के साथ। ठीक, तो रामगढ़ बांध कहाँ है, जयपुर में है। 5 जून को किस अवसर पर, पर्यावरण दिवस पर, गंगा दशहरा भी है। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत विभिन्न अंचलों में भागीदारी और सतत निगरानी की। 5 जून को ही केशवपाटन में चंबल माँ को चुनरी ओढ़ाई और भरतपुर की सुजान गंगा नहर पर दीपदान किया। 5 जून को ही केशवपाटन में चंबल माँ को 5 जून को ही केशवपाटन में चंबल माँ को चुनरी उड़ाई, भरतपुर की सुजान गंगा नहर पर दीपदान किया। सुजान गंगा कहाँ है ये बताइए अब। सुजान गंगा नहर कहाँ है, भरतपुर में है। सुजान गंगा नहर कहाँ है, भरतपुर में है। ठीक है, और केशवपाटन में चंबल माँ को। 9 जून को पुष्कर में ब्रह्मा घाट पर तीर्थ पुष्कर का पूजन। ब्यावर में नवाजा तालाब की पाल पर जलाभिषेक। दोबारा 9 जून को पुष्कर में ब्रह्मा घाट पर 9 जून को पुष्कर में ब्रह्मा घाट पर तीर्थराज पुष्कर का पूजन। 9 जून को ब्यावर में जयवाजा तालाब। अब ये बताइए जयवाजा तालाब कहाँ है, जयवाजा, तो देख जयवाजा है ना, तो बै से जवाजा। ब्यावर में जवाजा तालाब की पाल पर जलाभिषेक। 18 जून को राजसमंद में झील में स्थित नौचौकी की पाल पर झील आरती। राजसमंद में नौचौकी की पाल कहाँ स्थित है, राजसमंद। 18 जून को 18 जून को ही जालौर में सीलू घाट पर मां नर्मदा की विधिवत पूजा अर्चना की। 20 जून को जैसलमेर में गड़ीसर झील का पूजन व गंगा आरती अभियान विधिवत समापन। मंत्रिगण के सदस्यों ने भी प्रदेश में जल संरक्षण की विधिक गतिविधियों में शिरकत की। अभियान में 3,70,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित। 1.32 करोड़ महिलाओं सहित 253 करोड़ नागरिकों की भागीदारी। 42,200 से अधिक जल स्रोतों की सफाई। लगभग 73,900 से अधिक कार्यालय, अस्पतालों, विद्यालयों की साफ सफाई। है ना, इसको एक नज़र से निकाल लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। है ना, इसका सेपरेट ही वीडियो रखेंगे जिससे ढूंढने में पढ़ने में समस्या ना आए। है ना, तो 5 से 20 जून याद रखना है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। केशवपाटन, सुजान गंगा कहाँ है, भरतपुर में है। और ब्रह्मा घाट पुष्कर है। ब्यावर में कौन सा तालाब है, जवाज बांध है, जयवाजा। और नौचौकी की पाल कहाँ है, राजसमंद में है। और जैसलमेर गड़ीसर झील कहाँ है, जैसलमेर में है। गंगा आरती कर अभियान, गंगा आरती कर जैसलमेर में गड़ीसर झील। फिर आगे चलते हैं, आमजन, है ना। इसके बाद में जन जागरूकता के लिए 13,600 ग्राम सभाएँ, 6,800 प्रभात फेरियाँ, 9,800 कलश यात्राएँ, 6,000 विभिन्न प्रकार की चौपाल आयोजित। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, 3,200 रिचार्ज सॉफ्ट का निर्माण करवाया गया। फिर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन हरियाणा और राजस्थान, कर्मभूमि से मातृभूमि से संबंधित कार्यक्रम भी किए गए। कौन कौन से, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, ठीक, हरियाणा और राजस्थान, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान,
ये है। आगे चलते हैं। स्वच्छता में रैंकिंग 10 शहरों में डूंगरपुर स्वच्छता सुपर लीग। राजस्थान के टॉप 10 शहरों में स्वच्छता रैंकिंग, तो डूंगरपुर फर्स्ट पे है। जयपुर नगर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर नगर निगम हेरिटेज, ग्रेटर टॉप पे है ना। तो डूंगरपुर स्वच्छता सुपर लीग डूंगर है ना, डू ऊ की मात्रा डूंगर स्वच्छता सुपर लीग है ना। जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर नगर हेरिटेज, ग्रेटर पहले है हेरिटेज बाद में है। उदयपुर, सीकर, जैसलमेर, भरतपुर, चूरू, नाथद्वारा, राजसमंद है, नाथद्वारा राजसमंद, और पुष्कर अजमेर है। और ये बात समझ में, दोबारा देख ले। जब देख डूंगरपुर स्वच्छता है ना, सुपर है ना, सुपर खिताब, तो ये डूंगरपुर कर देंगे, फर्स्ट है। फिर जयपुर नगर निगम ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर आएगा, ग्रेटर ग्रेटर पहले आएगा है ना, ग्रेटर जयपुर नगर निगम ग्रेटर। फिर निगम हेरिटेज है, तो सुपर लीग डूंगरपुर, सू से डूंगरपुर, निगम ग्रेटर जयपुर, निगम हेरिटेज जयपुर, ग्रेटर पहले हेरिटेज बाद में है। फिर उदयपुर, सीकर, जैसलमेर, भरतपुर, चूरू, गंगा मंदिर कहाँ है, भरतपुर में, नाथद्वारा राजसमंद, पुष्कर अजमेर, ठीक है। और ये क्या है, केंद्रीय वन तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कॉप 15 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अलवर की प्रतिष्ठित सैलीसेड झील को रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है ना। किसको, सैलीसेड को। दोबारा देखिए, केंद्रीय वन मंत्री तथा अलवर सांसद, केंद्रीय वन मंत्री कौन है, केंद्रीय वन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। तो ऐसे कर लेते हैं, जमीन को अपन भूमि बोलते हैं है ना, तो भूपेंद्र यादव वन मंत्री है, ठीक है, भूपेंद्र यादव वन मंत्री है। दोबारा देखते हैं, केंद्रीय वन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है ना। भू से जमीन, यानी कि वन जमीन पे ही तुकते हैं ना, तो केंद्रीय वन मंत्री कौन है, तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन मंत्री तथा अलवर सांसद, केंद्रीय वन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कॉप 15 में, रामसर कॉप 15 का आयोजन कहाँ गया था। अगर रामसर कॉप 15 का आयोजन हुआ है तो राजस्थान से कौन गए थे, यहाँ पर देश से कौन गए थे, भूपेंद्र यादव, क्योंकि इनके पास में दो जिम्मेदारी है, अलवर के भी सांसद है और केंद्रीय वन मंत्री है। ध्यान देना है, केंद्रीय वन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। कॉप 15 का आयोजन कहाँ हुआ है, जिम्बाब्वे में हुआ है। कॉप ये जो जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ है वह कौन सी कॉप का आयोजन हुआ है, पैंदेरा है, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अलवर की प्रतिष्ठित सैलीसेड झील को रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। 91 में रामसर साइटों के साथ भारत अब एशिया में सबसे अधिक रामसर साइटें हैं। 91 में कुल देश की है, राजस्थान की 4 है, भरतपुर है, केवलादेव, मेनार है उदयपुर में, भरतपुर मेनार और खींचन है जोधपुर में, समझ रहा है ना। तो मेनार है, खींचन है, ये तो अभी बने, मेनार उदयपुर में, खींचन जोधपुर में है, मेनार, खींचन, केवलादेव, और एक और है ना वो सांबर है ना, सांबर। तो ये 4 है, 4 कौन कौन सी है, एक तो सांबर है, ठीक, सांबर है, और केवलादेव है, केवलादेव भरतपुर में। अब जो नई बनी है वो कौन कौन सी है, एक तो मेनार है उदयपुर में है, मेनार है, और एक कौन सी है, खींचन है, ये जोधपुर है, ठीक। कुल देश में कितनी है, 91 में। कॉप 15 का आयोजन कहाँ हो, जिम्बाब्वे में। केंद्रीय मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। आगे चलते हैं, ठीक। तो ये हो चुके हैं ना, यही था इम्पोर्टेंट। डूंगरपुर बेस्ट पे है, इसके बाद नगर ग्रेटर पहले आएगा, हेरिटेज बाद में आएगा, पुष्कर अजमेर, नाथद्वारा राजसमंद में है ना, चूरू, भरतपुर, जैसलमेर, फिर ये है। इनमें इसमें काम के हैं, कौन कौन से काम के हैं, ध्यान देना। जैसे कि एक तो ये काम का है कि भाई ये बता, ये जो है ना केशोर पाटन कहाँ है, केशोर पाटन, और सुजान गंगा नहर कहाँ है, तो सुजान गंगा दे गए, गंगा मंदिर अपन कोई दिक्कत नहीं है, गंगा मंदिर भरतपुर में है, तो सुजान गंगा जो नहर है ना वो भरतपुर में है, ठीक है ना, सुजान गंगा नहर भरतपुर में है। और केशवर पाटन में चंबल माँ को चुन्नी उड़ाई। 9 जून को पुष्कर में ब्रह्मा घाट पर तीर्थराज पुष्कर का पूजन, तीर्थराज है ना, पुष्कर कोई दिक्कत नहीं। ब्यावर में जय बाजा, ये ध्यान रखना, जैसे कि अगर ब्या आएगा ना तो ब्यावर में जय बाजा तालाब कर देंगे, क्योंकि वो पूछेगा बताइए जय बाजा तालाब कहाँ है, जय बाजा, तो ब्यावर जय बाजा तालाब है। फिर 18 जून को राजसमंद झील स्थित 9 चौकी पाल पर झील आरती, तो 9 चौकी की पाल राजसमंद में है। फिर गड़ीसर झील, सर करके बीकानेर मत कर देना है ना, से काटेंगे, ये जैसलमेर है। जैसलमेर गड़ीसर झील का पूजन व गंगा आरती कर अभियान का विधिवत समापन किया। 5 से 20 जून की बात है ना। फिर 3,70,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित, 1.32 करोड़ महिलाएं सहित
53 करोड़ नागरिकों की भागीदारी, 42,200 जब, इनमें से तो वो नहीं पूछेगा, ये यही पूछेगा कि भाई कब से कब आयोजन हुआ था, है ना। तो यही था इसमें। और ये नाम और ध्यान रखना है, जैसे कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, 3,200 रिचार्ज सॉफ्ट का निर्माण करवाया गया। ठीक है, इसके बाद में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन हरियाणा और राजस्थान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन हरियाणा और राजस्थान कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान से संबंधित है। आर्यन बात समझ में, तो ये है। और इसमें ना ये योजना ध्यान करनी है, पढ़ने में टफ लग रहा है लेकिन ये याद करनी पड़ेगी कि भाई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, है ना, नालसा वीर परिवार सहायता योजना, बस यही ध्यान रखना है कि भाई ये बताइए नालसा योजना जो किसकी है, या फिर नालसा वीर परिवार सहायता योजना किसकी है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और ये किन से संबंधित है, ये संबंधित है रक्षा कार्मिकों उनके परिजनों को निःशुल्क और सक्षम कानून सेवाएं दी जाएगी। हरिओम शर्मा अत्री। ठीक है, ये कौन है, ये मान्या है जयपुर की, ठीक है ना, घोड़सवारी। रिकॉर्ड की बात कितनी आ रही है, 45 घंटे। मान्या नाम पूरा क्या है, सक्तावत है। ठीक है, तो यही था। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में। और जो सूजस के जो इम्पोर्टेंट उनको अच्छी तरीके से और देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।